स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत लखनऊ की ही बेहद अहम खबर के साथ, जहां यूपी एटीएस ने लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने रविवार देर शाम इन्हें गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इन दोनों पर यूपी के अलग अलग जिलों में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। बता दें, ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए लालच देते थे। इसके साथ ही वो महिलाओं का भी शादी कराकर धर्म परिवर्तन कराते थे। इस काम के लिए विदेशों से उन्हें फंडिंग भी की जाती थी। तो यूपी में धर्मांतरण की साजिश का ये बड़ा खुलासा हुआ है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जानकारी जो अभी तक सामने आई है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया गया है कि तकरीबन 1000 ऐसे लोग हैं जिनका धर्मांतरण इनकी तरफ से कराया गया। कितना बड़ा ये नेक्सस हो सकता है, इसका अब जाहिर तौर पर खुलासा होगा। यहाँ पर पता लगाने की कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन विदेशों से फंडिंग की जाती थी, यानी कि बाहर बैठे इनके आका जो है वो इनको फंडिंग करते थे और इसी फंडिंग के आधार पर ये लोग यहाँ पर इतना बड़ा रैकेट चला रहे थे, जिसमें लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था, लालच उन्हें दिया जाता था, तमाम और चीजें थी जिनके जरिए उनका धर्म परिवर्तन कराने की जो कोशिश है इन लोगों की जाती थी। और न सिर्फ कोशिश की जाती थी, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि ये कामयाब भी इसमें हुए हैं। हालांकि अब ये नेक्सस टूटता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 1000 लोगों का तकरीबन अभी तक ये लोग धर्मांतरण करा चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि सॉफ्ट टारगेट यानी कि महिलाओं और बच्चों को इस बार इन्होंने अपना निशाना बनाया और बच्चों में भी मुकबदर बच्चे जो हैं उनको अपना निशाना बनाया। हमारे साथ बात करने के लिए एडीजी एलएनओ प्रशांत कुमार जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये गैंग काम करता था, कैसे लोगों का धर्मांतरण कराता था और इसके निशाने पर कौन लोग होते हैं? एक घटना गाजियाबाद में 2 जून को हुई थी, जहां कुछ लोग नाम बदल के एक मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान जो लोग हिरासत में लिए गए, उनसे जो प्राप्त सूचना को हम लोगों ने डेवलप किया तो पता चला कि एक बड़ा गैंग है जो कि इस तरह से वल्नरेबल लोग हैं, जो संभावित गरीब लोग हैं, मूकन बधिर बच्चे हैं, या ऐसे लोग हैं जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न नहीं हैं, उनको अपने धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करना तथा उसको कन्वर्ट कराना और उसकी एवज में उनको पैसे की लालच देना, नौकरी की लालच देना, शादी की लालच देना, और कुछ जो बच्चे जिनका धर्मांतरण हुआ है उनके घर वालों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेना और उनको कहीं और ले जाना। तो एक बहुत बड़ा रैकेट है जो कि जिसका खुलासा हुआ है और पहले भी प्रारंभिक पूछताछ की गई थी और उसके बाद से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक का नाम उमर गौतम है और दूसरा का नाम काजी जहांगीर आलम है। इन दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड में भेजा गया है। इसमें काफ़ी लंबी और गहरी विवेचना अभी आगे होनी बाकी है। आईएसआई के द्वारा इनकी फंडिंग होती थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या इससे कोई कनेक्शन है? मैं चुनाव के उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि विदेशी फंडिंग है, इनके पास काफ़ी पैसे आए हैं और वो कैश में भी कुछ चीज़ें रिसीव होती हैं। इनका वार्षिक सम्मेलन भी होता है, जिसके दौरान ये लोग अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। एक आखिरी सवाल सर, क्या इसमें रोहिंग्या कनेक्शन है और देश की सुरक्षा के लिए क्या इनका आगे का प्लान क्या था? क्या ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने वाले थे? देखिए, इस तरह की चीज़ों से सामाजिक विद्वेष बढ़ता है और जो वल्नरेबल सोसाइटी है उसको रेडिकलाइज भी किया जा रहा है, तो इनके गलत उपयोग की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात थी, ये थे प्रशांत कुमार जी, जिनका साफ तौर पे ही कहना था कि एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, अभी पूछताछ बाकी, अभी और भी कई सारी चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। कैमरामैन अमर के साथ अनुज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। और वहीं हमारे सहयोगी अनुज ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी इस मुद्दे को लेकर बातचीत की, सीधे सुनाते हैं आपको। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद है। ये उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से ये गैंग लोगों का धर्मांतरण करा रहा था, गैर मुस्लिम को मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहा था, कितनी बड़ी साजिश मानते हैं सर?
देखिए, इस प्रकार की कोई भी कोशिश करता है तो वो गैर कानूनी है, और गैर कानूनी लोगों को पकड़ना पुलिस का उत्तरदायित्व है, और एटीएस ने शानदार काम किया, उसको बधाई। सर, जिस तरीके से देखा गया कि 1000 से ज्यादा लोगों का अब तक पता चला है, अब तक के खुलासे में 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आप क्या मानते हैं कि कितनी? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, कोई गैर कानूनी काम ना करे, और किसी ने किया है तो उसकी तमाम सारी जांच चल रही है, और जांच में जो खुलासा होता है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसी प्रकार से यह भी एक तरह से समाज में एक अलग प्रकार की समस्या पैदा करने के लक्ष्य को लेकर के कार्य करने की कोशिश कर रहे होंगे। एटीएस ने पकड़ा है, और भी तथ्य सामने आएंगे, और इस प्रकार की चीज़ें किसी भी कीमत पर की लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, झूठ बोल करके अगर किसी भी प्रकार से धर्मांतरण किया जाता है तो गलत भी है, और जो गलती करेगा उसको कानून। आईएसआई से फंडिंग होती थी, विदेशों से फंडिंग होती थी, यानी साफ तौर पे साजिश सीमा पार से रची जा रही थी। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि कितना बड़ा एक साजिश का पर्दाफाश हुआ है? नहीं, निश्चित तौर से मैंने कहा एटीएस बधाई की पात्र है, और इस प्रकार के कोई भी घटनाक्रम जब जिनका खुलासा होता है तो उसके कहीं ना कहीं बहुत कारण होते हैं, और अगर देश विदेश कहीं से भी कोई भी ऐसे तत्व जुड़े हुए हैं तो वहाँ और भी चीज़ें सामने आएंगी, और जो जो दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा, सज़ा दिलाई जाएगी, और कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, क्राइम को लेकर भी सवाल। देखिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, उनका प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया, और एटीएस कहीं न कहीं बधाई के पात्र है। कैमरामैन अमर के साथ अनुज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। तो एक बड़ा नेक्सस जो है उसको तोड़ा गया है, उसको पकड़ा गया है, और जाहिर है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी हुई है। कुछ और ऐसे लोग हैं जो कि इसमें लिप्त हैं, जिनको पकड़ने की कवायद फिलहाल अब शुरू हो चुकी है। ये बता दें आपको, रविवार को गिरफ्तारी हुई, एटीएस यूपी एटीएस ने इसकी गिरफ्तारी की, और ऐसे में अब कई कड़ियां हैं जिनका खुलना अभी भी बाकी है, क्योंकि इन लोगों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1000 लोगों को ये अपना शिकार बना चुके हैं, क्योंकि 1000 लोगों को ये कन्वर्ट कर चुके हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है, जो कि जानकारी अभी तक निकली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से ये साफ कहा गया है कि लालच इन लोगों की तरफ से दिया जाता था, और उसी लालच में लोगों का धर्म परिवर्तन ये कराते थे, लोगों को कन्वर्ट ये लोग कराते थे। 1000 लोग तकरीबन ऐसे हैं जिनको कन्वर्ट करवा चुके हैं, और अब टारगेट जो है पिछले कुछ समय से इनका महिलाएं थी, बच्चे थे, और मुकबदिर बच्चे भी इसमें शामिल थे, जिनको उन्होंने टारगेट किया, जिनका धर्म परिवर्तन उन्होंने लालच देकर करवाया। लेकिन अब कड़ी से कड़ी जोड़कर यहाँ पर कोशिश ये हो रही है कि ये पूरा नेक्सस जो है वो पकड़ में फिलहाल यहाँ पर आए। कोशिश सरकार की तरफ से भी, और यूपी एटीएस की एक बड़ी कामयाबी फिलहाल इसे माना जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर यूपी एटीएस ने इतना बड़ा खुलासा किया है। ये फिलहाल आपको बता दें कि रविवार को जब ये गिरफ्तारी हुई उसके बाद से ही लगातार पूछताछ जो है दोनों से शुरू की गई। मामला कुछ इस तरीके का है कि ये दोनों ही नाम बदले हुए थे, और ऐसे में मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही थी। जब शिकायत यहां पर की गई तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, और उसके बाद ये पूरी जानकारी सामने आई कि इस तरीके से नेक्सस जो है इनके द्वारा चलाया जा रहा है। फिलहाल अब जांच पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है। कोशिश ये की जा रही है कि जो पूरा नेक्सस है उसको खंगाला जाए, उसको और ढूंढा जाए, कौन कौन से और लोग जो हैं इनमें संलिप्त हो सकते हैं। ये तमाम चीजें पता लगाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। ये आपको बता दें कि अहम पहलू इसमें यह भी है कि जो फंडिंग की जा रही है वो फंडिंग बाहर से हो रही थी, यानी कि बाहर इनके आका बैठे हुए थे। और उस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी वर्डिक्ट सामने आया। आपको बता दें अजय कुमार लल्लू की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। को पकड़ा है, ऐसा कहा जा रहा है कि काफी बड़ी मात्रा में उन्होंने धर्म परिवर्तन कराना। कांग्रेस का क्या कहना है इस पर? देखिए, कोई भी तथ्य या कोई भी मामला है उसकी विधिवत जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद अगर कोई इस तरह का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को, संविधान के अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं निश्चित तौर से उसका अनुपालन करना चाहिए, और कानून को कानून का काम करना चाहिए। और हमारे सहयोगी अनुज उस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, एक बड़ा नेक्सस है जिसको तोड़ा गया है, अभी सिर्फ इसकी 2 कड़ियां जो हैं वो एटीएस के हाथ लगी हैं, लेकिन कई ऐसी कड़ियां जाहिर हैं जो कि हाथ लगना बाकी है, क्योंकि फंडिंग बाहर से हो रही है।
निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम किया गया है। आईएसआई की तरफ से फंडिंग की बात सामने आई है, विदेशों से फंडिंग की बात सामने आई, साफ तौर पे सीमा पार से साजिश रची जा रही थी। सीमा पार से बाकायदा धर्म परिवर्तन कराने के लिए पैसे दिए जाते थे और ये लोग न सिर्फ लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे बल्कि डरा धमका कर भी धर्म परिवर्तन कराते थे। और साफ तौर पे जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का साफ तौर पे यही कहना है कि निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये नेक्सस चल रहा था, जिस तरीके से ये गैंग चल रहा था, एक किसी बड़ी साजिश को देने की ये फिराक में रहे होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी साफ तौर पे साजिश रची जा रही थी। हालांकि उससे पहले ही यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और अब पूरे मामले की कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी गई हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साफ तौर पे एटीएस का ये कहना है कि इस मामले में कई और चेहरे हैं जिनका बेनकाब होना बाकी है। यानी जब पूछताछ होगी, जब खुलासा होगा तो कई चीजें जो हैं वो सामने आएंगी। और जिस तरीके से 1000 से ज्यादा लोगों का ये धर्म परिवर्तन करा चुके थे, इनके निशाने पर ज्यादातर कौन लोग होते थे? वो लोग जो लाचार होते थे, जो बेरोजगार होते थे, जिनको पैसों की जरूरत होती थी, उन्हें ये लालच देते थे और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। साथ ही साथ अगर कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता था तो उसको डराकर धमकाकर भी धर्म परिवर्तन कराते थे, शादी कराकर धर्म परिवर्तन कराते थे। यानी कई तरीके से धर्मांतरण कराने का ये काम कर रहे थे और एक बड़ा नेक्सस था जो कि देश के माहौल को बिगाड़ने की कवायद कर रहा था। उससे पहले यूपी एटीएस ने इनका भांडाफोड़ कर दिया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी होनी बाकी है। अगर पूरे नेक्सस को देखा जाए तो ये ज्यादातर तमाम जगहों से, देश के तमाम जगहों से लोगों को लाचार करके, उन्हें डरा कर, धमका कर, उन्हें प्रलोभन देकर लाते थे। बिल्कुल। और अनुज, जामिया नगर इलाके से एक इस्लामिक सेंटर से इनका धर्म परिवर्तन कराते थे। बिल्कुल अनुज, और ये बहुत साफ नजर आ रहा है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुकबदर जो हैं बच्चे, उनका धर्म परिवर्तन कराते थे, महिलाओं को ये टारगेट बनाते थे, ऐसे मजलूम लोग जिनके पास रोजगार नहीं है, जो अपनी बात नहीं रख सकते। यानी कि कुल मिलाकर पूरी तरीके से एक साजिश, वो भी ऐसी साजिश, ऐसे लोगों को टारगेट करना जो कि अपनी बात आगे ना रख पाए। निश्चित तौर पे, और इसी वजह से कि जाहिर तौर पे अगर कहीं किसी ने पूछताछ हुई तो ये लोग जो होते वो सारी जानकारी दे नहीं पाते। इसी वजह से इनके निशाने पर ये सॉफ्ट टारगेट थे। इसी वजह से नोएडा के उस स्कूल को चुना गया जहां मुख्य बधिर बच्चों को पढ़ाया जाता था। वहां के बच्चों को ये लालच देकर, उनको डरा कर, धमका कर उनका धर्म परिवर्तन कराते थे और जिनका धर्म परिवर्तन हो जाता था उनका दूसरे धर्म के लड़कियों से शादी करवाते थे। यानी आप नेक्सस देखिए कि किस तरीके से लगातार ये धर्म परिवर्तन करने की कवायद कर रहे थे, एक बड़ी चेन क्रिएट करने की कवायद करते थे और साथ ही साथ जहर बुनना, मतलब उनके जहन में जहर डालना, दूसरे धर्म के प्रति जहर घोलने का मकसद क्या था? यानी साफ तौर पर एक बड़ी साजिश को इन्हें अंजाम बिल्कुल देना था। मकसद नजर आ रहा है अनुज, यहाँ पर पहले साजिश जो है बड़ी रचने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर यूपी एटीएस से बच नहीं पाए और अभी नेक्सस जरूर टूटेगा। बहरहाल अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए। हिमांशु की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। उस स्कूल से जहां पर धर्मांतरण कराने की कोशिश हुई और कुछ बच्चों का धर्मांतरण कराया भी गया। ठीक है, चलो रोल है। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 117 में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे ये वही स्कूल है जहां पर धर्मांतरण को लेकर शिकायत हुई है, जांच की जा रही है, पुलिस भी मौके पर आई है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ अकाउंट सेक्शन में काम करने वाले विशाल मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल जी, आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं 2011 से। पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है 2 लोगों की धर्मांतरण को लेकर के, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। क्या कुछ जानकारी आपको इस बारे में? नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी वो आए, उन्होंने 2 बच्चों का नाम लिया है, तो पहले हम अपना डेटा चेक करेंगे और फिर हम उनको बताएंगे इसमें क्या है क्या नहीं। कितने बच्चे आप तकरीबन यहाँ पर पढ़ते हैं और अभी हर सेशन में, हर साल? तकरीबन 400-500 बच्चे हैं, लेकिन वो प्रोग्राम वाले आपको ज़्यादा बता पाएंगे। नंबर मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा आपको। तो पुलिस ने क्या क्या आपसे जानकारी लेनी चाहिए, आपने क्या बताया उनको? कुछ उन्होंने डिटेल मांगी है, मतलब जो आपने बोला जो 2 बच्चों की, तो वही पहले एक बार हम अपना डेटा देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे वो बच्चे हमारे यहाँ के थे या नहीं थे। तो ऐसे तो कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं यहाँ पर? अभी हमारे यहाँ पे भी एट प्रेजेंट 72 लोग हैं। 72 लोग हैं।
और सभी लोग अभी स्कूल आ रहे हैं? नहीं, ऑफिस बंद है ये। अच्छा। आज मुझे कुछ काम था तो मैं आया था। अदरवाइज हमारा ऑफिस वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है अभी कोरोना को लेके। कितने समय से जो है ये बंद है? मार्च से ही बंद होना शुरू हो गया था धीरे धीरे, और अप्रैल में बिल्कुल ही बंद हो गया था। अच्छा, जो बच्चों के धर्मांतरण की बात आई है, क्या कुछ उम्र बताई गई है उनकी, क्या है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया इन्होंने, खाली नाम ही बताया था, और वो भी हम पहले एक बार देख के फिर कंफर्म करेंगे उन्हें। पुलिस यहाँ पर आज के अलावा इससे पहले कभी पुलिस आई, कोई यहाँ पर पूछताछ की है? मेरी जानकारी में नहीं है, आज ही मतलब मैंने देखा है जो आए हैं लोग। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता था, कौन से सब्जेक्ट से, कितने टीचर हैं, कौन कौन काम करता था यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर क्या है, जो बच्चे सुनते बोलते नहीं है उनको हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, मतलब कंप्यूटर के कोर्सेज वगैरह कराते हैं उनको, जिससे आगे उनको जॉब के लिए हेल्प की जा सके, और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बच्चे आके यहाँ पे पढ़ते हैं, तो हम कंप्यूटर के कोर्सेज कराते हैं। ट्रेनिंग के बाद भी आप लोग जो है नौकरी भी दिलवाते, प्लेसमेंट भी करवाते हैं? जी। कहाँ कहाँ करवाते हैं प्लेसमेंट? सर फिर वो एक अलग डिपार्टमेंट का वो है, उसके बारे में बता नहीं पाऊंगा। फिर भी मतलब कोई जानकारी होगी कि मतलब प्रदेश के इस कोने में यहाँ आप लोगों के टाइप्स भी होंगे ना तमाम तरीके के, जहाँ पर बच्चे प्लेस करते होंगे आप लोग? सर उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये थे हमारे साथ विशाल। फिलहाल इन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक यहाँ पर 72 कर्मचारी हैं जो काम कर रहे थे, और कोरोना की वजह से ये स्कूल बंद था। आज ये यहाँ पर किसी काम से आए थे और इस दौरान पुलिस ने इनसे पूछताछ की है। फिलहाल अभी जांच की जा रही है कि जो 2 बच्चे जिनके पुलिस ने नाम लिए हैं धर्मांतरण को लेकर, वो यहाँ पढ़ते थे या नहीं। कैमरामैन शिव के साथ हिमांशु शुक्ला, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। तो हिमांशु को आप सुन रहे थे, वहीं के कर्मचारी से हिमांशु बात करने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अभी पुलिस पूछताछ चल रही है, तमाम चीजें हैं जो कि निकलकर सामने आएंगी। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, टारगेट जो है वो एक स्कूल को किया गया, और ये हो सकता है कि कई और ऐसे स्कूल हों जिनको टारगेट किया गया हो, जो अभी नजर में ना आए हो, लेकिन अब जब जांच चलेगी तो वो धीरे धीरे एक एक कर तस्वीर साफ होती जाएगी। निश्चित तौर पर, और इसी वजह से ये कहा गया कि अभी इसमें कई इन्वेस्टिगेशन के कई पार्ट जो हैं वो बाकी हैं। अभी इनको फौरन पकड़ा गया है, उसके बाद से इनसे पूछताछ की जा रही है, और अभी जैसे जैसे इसमें कड़ियां जुड़ेंगी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप साफ तौर पे देखें, इनके जो मॉडस ऑपरेंडी था, जो किस तरीके से ये धर्म परिवर्तन करते थे, यानी इनके निशाने पर ज्यादातर चलिए रोकना चाहेंगे आपको ना, जिस वक्त मनीष शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत मनीष जी आपका। मनीष जी, एक बड़ी साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन विपक्ष का आरोप कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और इस तरीके का काम हो रहा है। देखिए, यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके एक नेक्सस का पता लगाया, गिरोह का खुलासा किया है जो संगठित रूप से धर्म परिवर्तन कराने का काम करता था, और उसके निशाने पे महिलाएं, कमजोर आयु वर्ग के लोग और विकलांग रहते थे, जिसको भय और लालच के बल पे ये काम करते थे वो सब। और जैसा कि पुलिस ने बताया है कि इनके संबंध ISI और देश विरोधी तत्वों से रहे हैं, और करीब 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया है। ऐसे कागजात को पुलिस ने बरामद किया है। देखिए, एक बहुत बड़ा गिरोह बहुत दिनों से, कई वर्षों से इस तरह के कामों में लगा रहा, और दुर्भाग्य से पूर्व की सरकारों में ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। इसके नाते से ये बढ़ते रहे, और इस तरह का पूरा नेटवर्क इन लोगों ने पूरे देश में बना रखा था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में था, जिसको उत्तर प्रदेश के एटीएस ने तोड़ा है। और ये निश्चित संदेश है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे किसी भी तत्व को नहीं बख्शा जाएगा जो इस तरह के किसी भी गैर कानूनी काम में लिप्त। और इस वक्त अनुराग भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, लौटूंगी मैं आपके पास। भदौरिया साहब, जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस पकड़ा गया है, अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है यहाँ पर, और तमाम ये चीजें सामने निकल के आ रही हैं धर्मांतरण को लेकर, सर आपका वर्डिक्ट? मुझे लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, यहाँ पे जंगल और गुंडा राज चल रहा है। तरह तरह की माफिया पैदा हो गए, कहीं भू माफिया पैदा हो गए, कहीं शराब माफिया पैदा हो गए, कहीं कफन चोर माफिया पैदा हो गए, कहीं मेडिकल चोर माफिया पैदा। शुक्ला साहब तो कह रहे हैं पिछली सरकारों में पनपे, इसीलिए आगे ये चीजें हो रही है। सर अब सुन तो लीजिए, मेरी बात में सेंटेंस पूरा करूँ तब तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह की माफिया पैदा होने जा रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है 4.5 साल? अच्छा जी, सरकार चीजों पे रोक लगानी, इसके मतलब सरकार का लॉ एंड ऑर्डर बेकार।
सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी कुछ करता है और लेकिन उस सरकार को पता ही नहीं चलता है। सरकार कान में तेल डाल के सोई रहती है। सरकार तो माफियाओं के साथ है ना, हर तरह का माफिया, चाहे किसी तरह का माफिया हो, यहाँ पे हर तरह का माफिया के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी दिखाई देती है। ठीक, इस तरह का काम उत्तर प्रदेश मनीष जी, सरकार माफियाओं के साथ है, अनुराग जी कह रहे हैं। अभी टेस्टिंग हो जाएगी। अनुराग भदौरिया जी एक बार कहते हैं कि लालच और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले, बल्कि मैं कहूँ तो मुसलमान बनाने वाले ऐसे माफियाओं के खिलाफ अखिलेश यादव हैं और कठोर कार्रवाई की बात करते हैं, तो ये नहीं कह पाएंगी। टेस्टिंग हो जाएगी इनकी, क्योंकि ये जो कहीं आप खोलिए तो इनकी सरकारों के समय का दुर्गंध है वो बाहर आ रहा है, और जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो चीजें बाहर आएंगी ही आएंगी। इनकी सरकार की तरह होता तो ऐसे लोग तवज्जो दे देते। ठीक, जाहिर तौर पर मनीष जी चीजें बाहर आनी भी चाहिए यहाँ पर, और निश्चित तौर पर ये जो इतनी बड़ी साजिश है इसका खुलासा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, अनुराग जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ लगातार बने, हिमांशु भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दोनों के पास हम लौटेंगे, बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। तो और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज जुड़ गए हैं, साथ ही हिमांशु नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर बात की जाए जिस तरह से ये दो धंधेबाज धर्म के गिरफ्तार किए गए हैं, इस मामले की अगर हम बात करें तो एक बड़ी सफलता ये यूपी एटीएस की मानी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, नोएडा की बात करें तो नोएडा के एक स्कूल में ऐसा बताया जा रहा है कि उस स्कूल के कई मूक बधिर बच्चे जिनको इन्होंने अपना निशाना बनाया। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल आकांक्षा, मैं आपको जानकारी दे दूं। सबसे पहले तो मैं तस्वीरों में वो स्कूल दिखाना चाहूंगा जिस पर आरोप है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा स्कूल आप देखेंगे ऊपर से नीचे तक तो कहीं पे भी स्कूल का बोर्ड नहीं लगा है। सबसे पहली चीज जो संदिग्ध है वो ये कि बोर्ड पूरे बिल्डिंग में प्रेमाइसेस में आपको बोर्ड नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा अगर दूसरी चीज बातचीत करें तो पुलिस यहाँ लोकल थाने की आई थी। 2 बच्चे हैं जिनमें से एक जो शिकायतकर्ता बच्चा कानपुर का है और दूसरा एक और बच्चा है। 2 बच्चों की डिटेल मांगी गई है। यहाँ पर जो विशाल अकाउंटेंट है, पिछले 2011 से यहाँ काम कर रहे हैं, लंबे वक्त से यहाँ काम कर रहे हैं, उनसे पुलिस ने लंबी पूछताछ की है। 2 बच्चों के नाम दिए हैं और ये जानने की कोशिश की है बच्चे यहाँ पढ़ते थे या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे हैं, अब स्कूल प्रशासन जो है, यहाँ पर अकाउंटेंट थे विशाल, उन्होंने ये कहा है कि हम अपने बुक से टैली करेंगे कि ये बच्चे यहाँ पढ़ते थे कि नहीं। फिलहाल अभी जो इनिशियली जानकारी मिल रही, 2 बच्चों के धर्मांतरण की बात सामने आ रही है, वो भी इसी डीप सोसाइटी से सामने आ रही है और अब पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस की टीम यहाँ से जा चुकी है, जांच पड़ताल की गई है और जो जानकारी विशाल ने, जो यहाँ अकाउंटेंट उन्होंने दी कि ये लंबे वक्त से कोरोना के चलते बंद था, लेकिन आज वो किसी काम से आए थे और तभी एकदम से पुलिस आई और उनसे पूछताछ कर रही थी। जी मीडिया की टीम ने अंदर भी जानने की कोशिश की, जो तथ्य थे उनको भी खंगाले। इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है वो सामने ये आई कि करीब 3 महीने पहले गाजियाबाद के एक राजीव यादव हैं जिन्होंने इसी स्कूल को लेकर शिकायत की थी। उनका बच्चा पढ़ता था, उसका धर्मांतरण कराया गया। बच्चे ने खुद परिवार को धमकी दी, सबसे बड़ी बात यह है। और उसने जो पिता का बयान है वो काफी चौंकाने वाला है। उन्होंने स्पष्ट बोला है पिता ने बयान में कि बच्चा कह रहा था मैं आतंकवादी बनूंगा और मैं आप लोगों का भी सफाई करूंगा। तो ये एक बड़ी बात है कि 3 महीने पहले भी इसमें शिकायत हुई थी लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, और जब ये कानपुर में शिकायत होती है तो ये पूरा मामला खुलता है और अब 1000 तक बच्चे धर्मांतरण की बात सामने आती है। जी आकांक्षा, ठीक है, आप बनी रहिए हमारे साथ। हिमांशु और अनुज, आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच महंत राजूदास पुजारी है हनुमानगढ़ी से, हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत राजूदास जी, स्वागत है आपका जी मीडिया पर। ये एक बड़ी सफलता के तौर पर एटीएस के हम देख रहे हैं, ये 2 धर्म के धंधेबाज जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, आरोप लग रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने के इन दोनों पर। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं, रिएक्शन आपका? मैं पहले तो साधुवाद दूंगा, आपने इस विषय पे हमको जोड़ा। मैं बहुत दिन से इस चीज को उठा रहा हूं कि लगातार पूरे देश में जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन का कुचक्र चल रहा है, चाहे वो आर्थिक को लेकर, चाहे लव जिहाज के तौर पे लेकर, चाहे
तमाम प्रकार से। तो जो ये विषय बहुत ही गंभीर है, सरकार को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाना पड़ेगा। जब तक इस विषय पे आप कानून नहीं बनाएंगे तब तक ये रुकेगा नहीं, और पूरे देश में बहुत तेजी से ये फैल रहा है। तो हम लोग जब इस चीज को उठाते हैं, इस विषय को उठाते हैं, तो बताते हैं बाबा जी सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, बाबा जी दंगा फैलाना चाहते हैं, बाबा जी एक विशेष संप्रदाय को मानते नहीं, जानते नहीं। तो इसके नाते यह बहुत गंभीर विषय है, और मैं साधुवाद दूंगा एटीएस को, और मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि सरकार थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहा है। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, इस पे सख्त कानून बनाना पड़ेगा। जब तक आप सख्त कानून नहीं बनाएंगे तब तक काम चलने वाला नहीं। और आप एक चीज यहां पर देखिए महंत राजू दास जी, कि ये लोग महिलाओं को अपना निशाना बना रहे थे, ये लोग मूक बधिर बच्चों को अपना निशाना बना रहे थे, मतलब कि मामले का खुलासा ना हो सके, इसीलिए इन्होंने इस रास्ते को अपनाया। नहीं, देखिए जिस प्रकार से लगातार, यही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को ये एक्टिव कर रहे हैं। आप देखिए कि एक छोटे बच्चे को जिस प्रकार से सिखाया जाता है, एक महिला सिखाती है, एक बेटा आगे चल के आप क्या बनोगे, तो बताता है कि मैं धर्म के लिए काम करूंगा, शहीद होऊंगा। अरे इतने छोटे बच्चे जिनको अभी कंप्यूटर की जरूरत है, जिनको अभी शिक्षा की जरूरत है, जिनको अभी संस्कार की जरूरत है, जो अपने नातेदार रिश्तेदार को नहीं जानते हैं, उनको आप बता रहे हो कि आतंकवादी बनाएंगे। तो इस प्रकार से टारगेट करना ये बड़े स्तर पे चल रहा है, ये बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है। जो बड़े बड़े मदरसे हैं, मौलवी हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु इनके हैं, उनको आगे आकर और इस चीज को संज्ञान में लेकर और इस चीज को उनको रखना चाहिए और अपने बच्चों को समझाना चाहिए। नहीं तो पूरे देश में जिस प्रकार से एक माहौल बन रहा है, एक संप्रदाय के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, यानी कि इस तरह से अगर बरगलाया जा रहा है, महिलाएं हों या फिर बच्चे हों या फिर क्योंकि इनके लिए अगर मैं कहूं तो ये कहा जा रहा है कि ये मोटिवेशनल बातें करते थे और फिर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। क्या आपको नहीं लगता कि इससे इतर जागरूकता की भी कमी है? इसीलिए तो मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं ना, इनके यहाँ जो मदरसे हैं, जो बड़े बड़े धर्म गुरु इनके यहाँ हैं, इनके यहाँ जो मुतलवी हैं, इन लोगों को कड़े लफ्जे में सरकार को एक दिशा निर्देश देना चाहिए कि कम से कम चलो ठीक है, धर्म की शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म की शिक्षा के साथ साथ राष्ट्र की, सामाजिक, और जिस प्रकार से आप बच्चों को एक धर्म के प्रति, एक दूसरे धर्म के प्रति मन में जो विद्वेष घोल रहे हो, एक द्वेष घोल रहे हो, यह शिक्षा देना बंद करना चाहिए। ठीक है, आप धार्मिक बनाइए, लेकिन इतना भी कट्टर मत बनाइए, इतना भी कट्टर मत बनाइए कि दूसरे धर्म को देख ना सके, दूसरे धर्म के मानने वाले को सम्मान ना कर सके। तो इसके नाते इन लोगों को जिस प्रकार से डेली ये नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जिस प्रकार से मदरसे में इनको शिक्षा दी जाती है, उस प्रकार से मदरसे में इनको ये भी शिक्षा देना चाहिए कि आप लोग समभाव से, जिस प्रकार से हिंदू सहज स्वीकार करता है सबको गले लगाने का, उस प्रकार से आप भी सबको गले लगाए, क्योंकि हिंदुस्तान का कल्चर है। भारत में तो देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, यहाँ तो हर व्यक्ति समभाव से रहता है। जे देखिए, एक छोटे से मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, अगर 100 घर हिंदू है, 10 घर वहां मुसलमान है, तो बहुत सुखी से रह रहा है, बहुत सही ढंग से रह रहा है। अगर 100 घर मुसलमान है, 5 घर हिंदू है, तो उनकी बहन, बेटी, बहू बसता नहीं है। जिस प्रकार से देखिए टप्पल का मामला चल रहा है, जिस प्रकार से अलीगढ़ का प्रकरण चल रहा है, वहां पर 1600 घर मुसलमान है, 900 घर एससी परिवार के लोग हैं, उसके बावजूद भी एससी बिरादर के ऐसे भी बड़े बड़े नेता है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोग धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर है, लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर है, लोग पलायन करने के लिए मजबूर है, इसमें कोई बोलने वाला नहीं है। बिल्कुल, आप बनी रहे हमारे साथ। राजू दास जी, आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच हमारे साथ मौलाना सूफियान प्रवक्ता हैं, फिरंगी महल से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है मौलाना सूफियान जी आपका जी मीडिया पर। यह मामला सामने आया है कि धर्म परिवर्तन करने के आरोप में 2 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। विदेशी फंडिंग इन्हें हो रही थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। आपका रिएक्शन इस पर मौलाना सूफियान जी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आरोप तय करना और आरोप लगाना और आरोप साबित होना, इन तमाम चीजों में बड़ा फर्क होता है। आपने देखा कि कोरोना काल में भी तबलीगी जमात पर बहुत बड़े आरोप लगे और न जाने कितनी उन पर बहसें हुई, डिबेट हुई।
हमारा ये कहना है कि देखिए, जो शख्स जबरन किसी को मजहब तब्दील कराता है, किसी की मर्जी के बगैर उसको मजहब इस्लाम में दाखिल करता है, तो वो मजहब इस्लाम में दाखिल होना उसका मान्य होता ही नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद में खुद अल्लाह ने फरमाया है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अब ये खबरें आ रही हैं कि साहब कुछ लोगों को पकड़ा गया है जिन पर ये इल्जाम आयद हुआ है कि वो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो इससे पहले भी आरोप लगे हैं और आरोप के बाद जब उनका ट्रायल हुआ, उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई, उनकी तफ्तीश की गई, तो ये साबित हुआ कि नहीं, वो तमाम इल्जाम झूठे हैं, फर्जी हैं और जबरदस्ती किसी को पकड़कर उस पर आरोप लगाए गए। तो ये पुलिस का रवैया शुरू से रहा है, खासतौर पर मुसलमानों के साथ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जबरदस्ती पकड़कर आरोप लगाए गए हैं? क्या ये सही है जिस तरह से आरोप लग रहे हैं धर्म परिवर्तन कराने के? ये सही है? ये आपको लग रहा है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना ठीक है? नहीं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, अगर आप पहले ही से उसको मुलजिम करार दे रही हैं तो इस बहस का कोई नतीजा नहीं। अगर आरोप तय हुए हैं तो फिर आरोप के बाद हमारा संविधान है, संविधान के दायरे में रहकर हर शख्स को ये इख्तियार है कि वो अपनी बात कोर्ट में रखे, अदालत में रखे, वो रखेगा। लेकिन अगर आपने परसेप्शन ये तैयार किया है कि वो मुलजिम है और उन पर जुर्म साबित हो चुका है, तो फिर वो अलग बात है। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले भी तबलीगी जमात पर बड़ा बवाला मचाया गया। पिछले साल कोरोना का तमाम ठीकरा तबलीगी जमात पर फोड़ा गया, फिर मुंबई हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया और ये साबित कर दिया कि जो लोग झूठे इल्जाम में तबलीगी जमात को फंसा रहे थे, कोर्ट ने उनके मुंह पर तमाशा मारा। इससे पहले दहशतगर्दी के इल्जाम में मुख्तलिफ मुसलमानों को पकड़ा गया, 10-10 साल 15-15 साल के बाद वो बाइज्जत बरी हुए। तो ये पकड़े जाना और ये बात, मैं मौलाना साहब से सवाल करना चाहता हूं। जी राजूदास जी बोलिए आप। नहीं, मौलाना साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। माननीय मौलाना साहब, देखिए, जिस प्रकार से आप लोगों को आगे आना चाहिए, कम से कम बहुत चीज तो जो हो रहा है उसको आप कभी स्वीकार करते ही नहीं है। रही तबलीगी जमात की बात, तो तबलीगी जमात की बात दूसरी है। आप देखिए, जिस प्रकार से रोहिंग्या, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी देश में रह रहे हैं और उनकी बाहर करने का जो प्रक्रिया चल रहा है, उस पे भी आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उस पे भी आप लोग कभी सरकार का सहयोग नहीं करते, उस पे भी कभी आप प्रशासन का सहयोग नहीं करते। जिस प्रकार से पूरे देश में, पूरे विश्व में आतंकवादी व्याप्त है और हर एक जगह जहां पर हिंदुस्तान में चलिए हिंदू और मुसलमान है, बाकी अन्य देश में देखिए जहां पर मुस्लिम जगत के लोग रहते हैं, वहां पर किस प्रकार से तेजी से आतंकवादी फैले हैं, उस पर भी आप लोग नहीं बोलते। अगर कोई बोलता है तो आप कहते कि देखिए, एक ये पुलिस वाले और एक संप्रदाय के विशेष लोग। मौलाना जी, आप ही से वो सवाल पूछ रहे हैं राजूदास जी, अब उन्हें बोलने दीजिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? चल रहा है, अब इनको चुप करा लीजिए तो मैं अपनी बात। जी बोलिए आप। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने भाषण दिया है, ये जरा उन लोगों को भी बता दें जो दिन के दिन रोजाना मॉब लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को कत्ल करते हैं। इनसे जरा पूछिए कि उनको कौन तालीम देता है और किस मदरसे से वो फारिग होते हैं। आसिफ को मारने वाला किस मदरसे से फारिग होता है, तबरेज को मारने वाला किस मदरसे से फारिग होता है, पहलू खान को मारने वाला किस मदरसे से और किस संस्था के जरिए से तालीम दी जाती है, ये पूरी दुनिया को पता है। और रही बात जो आपने गल्फ में बढ़ते हुए आतंकवाद पर बोला है, तो अभी फिलहाल फिलिस्तीन के अंदर जिस तरह इस्राएली दहशतगर्दी रोज अपने पैर पसार रही है, उस पर आप ही लोग इस्राएल की दहशतगर्दी का सपोर्ट करते हैं। यह आपका जो दोगलापन है ना, आपका जो दोगला रवैया है, ये समाज को घातक बना रहा है। आप एक तरफ तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काते हैं, गाय के नाम पर उनको कत्ल करते हैं। कोई शख्स मुसलमान अगर गाय का कारोबार करने जाता है, उसको बेचने जाता है, उसको पकड़कर आप जैसे लोग मारते हैं और उसकी जान ले लेते हैं, और दूसरी तरफ आप फिर मुसलमानों को इल्जाम लगाकर उनको बंद करते हैं, जेल के पीछे डालते हैं। तो ये तमाम जो आपका बहरूपियापन है, ये समाज के लिए घातक है। आप दोगले लोग हैं, आपकी दोगली पॉलिसी है। ठीक है मौलाना सुफियान जी, आपके अपने आरोप हैं, महंत राजूदास जी आपके अपने आरोप हैं, लेकिन अगर बात मामले की जाए तो फिलहाल जांच चल रही है। आरोप कितने सही है, कितने गलत है, ये भी आगे जांच में साफ हो जाएगा। शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर आपने चर्चा की। अनुज और हिमांशु, आपका भी शुक्रिया।